बच्चे अब क्लियर है? यस मैम, अब ठीक है। फाइन। आई होप सबको लास्ट वाला टॉपिक क्लियर होगा, द स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। किसी को इन टॉपिक्स में डाउट है तो वो मुझे बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर जाऊँ। डाउट तो नहीं है प्रीवियस टॉपिक्स में? नो मैम, मैम क्लियर है सारा। Fine. ये साइड बाय साइड आपको लिखना भी है सारा, ये दोनों टॉपिक्स लिख लेना। मैम हाँ जी मैम थोड़ा सा बता दो मैम, ओवरव्यू थोड़ा सा। 1 मिनट। फाइन। क्लास लास्ट जो टॉपिक किया था मैं एक रफ आइडिया देती हूँ, देन आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने किए थे स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। एक प्रोग्राम बनाते वक्त हमने क्या क्या ध्यान में रखना है बातें। ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले या एक सॉफ्टवेयर तैयार, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, तो हमने छोटे छोटे फंक्शंस को क्लब करना होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर। तो अब प्रोग्राम बनाते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू take it into mind या keep it into mind is the problem analysis। ठीक है, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है? इट डील्स विद द बिल्डिंग ऑफ लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमारे पास वेरियस टूल्स भी अवेलेबल है इन ऑर्डर टू बिल्ड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। लॉजिक मीन्स उसका निचोड़ निकालना है कि काम होना कैसे, हमें मेन मेन बात बताओ। जैसे हम कहते हैं नहीं, जब अब कोई भी टॉपिक पढ़े, अगर आप बुक में से पढ़ोगे पूरी एक एक उसने लाइन में डिटेल में दी है, हम क्या कर रहे हैं? आपका लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको उसका निचोड़ बता देते हैं। आगे पीछे आपने क्या करना है, उसको एड ऑन क्या करके उसको पूरा डिटेल में लिखना, वो आपको पता ही है। तो लॉजिक आपको समझ आना चाहिए हर चीज़ का। कोई भी टॉपिक है उसका लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए कि काम होना कैसे है, दैट इज़ द लॉजिक। उसके लिए हमारे पास वेरियस टूल्स अवेलेबल है। द टूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन टेबल, सूडो कोड्स, in the form of algorithms, in the form of flowcharts। ठीक है, जो डिसीजन टेबल है, सूडो कोड्स है, ये मशीन लैंग्वेज या उस पे है तुम्हारे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। हम लोग इस सब्जेक्ट में सिर्फ एल्गोरिथम्स पे डील करेंगे और बहुत ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे फ्लो चार्ट्स का भी, कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट्स के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसके लिए हम एल्गोरिथम्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं होती, कुछ सीखना नहीं है। फ्लो चार्ट्स के भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं, एल्गोरिथम के लिए कुछ नहीं चाहिए। इतनी टुट्टी फुट्टी इंग्लिश तो हर कोई मार लेगा, इंग्लिश में भी उन्होंने गलतियाँ निकालनी। ठीक है, तो एल्गोरिथम इज अ टूल वी यूज फॉर बिल्डिंग द लॉजिक। देन द सेकेंड स्टेप इज द कोडिंग फेज। कोडिंग में क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना या इम्प्लीमेंट करना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर लो, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी। क्योंकि उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है, उससे काम लेना है, कंप्यूटर को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम काम ले सकते हैं। सीधा एल्गोरिदम उल्टी सीधी इंग्लिश मारोगे, उसमें तुम्हें नॉर्मल हर किसी को समझ लग जाएगा काम क्या करना है। तो सबसे पहले तो सबको काम समझ लगना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामर ने वो काम समझ के उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंप्यूटर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्मूला उनको चाहिए। थर्ड इज द डिबगिंग फेज। डिबगिंग में क्या था? रिमूविंग एरर्स। अब जो भी प्रोग्रामिंग करते वक्त आपने गलतियां निकाली हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते वक्त आपकी सिंटेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई हैं, ये उनको रिकवर करेगा।
तुम्हारी लॉजिकल गलतियाँ, लॉजिक ही अगर गलत है जो आपने फर्स्ट फेज में किया लॉजिक वही गलत है, ये उसको नहीं करेक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी इसकी, आपको टास्क दिया गया, प्रॉब्लम थी आपकी सम ऑफ टू नंबर्स, बट आपने उसमें ऑपरेटर मल्टीप्लाई का यूज़ कर लिया, तो लॉजिक गलत है, क्योंकि जब 2+3 करोगे तो आपको आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर विल बी 6। तो तुम हमेशा ये कहोगे आंसर जो गलत आ रहा है, मल्टीप्लाई का काम कर रहा है वो, दैट इज द, वो ऐसी गलतियाँ नहीं निकालता डिबगिंग फेज। फोर्थ फेज इज द टेस्टिंग एंड इज द वेरी क्रूशियल फेज, क्योंकि टेस्टिंग हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। टेस्टिंग डील्स विद द वैलिडेशन या वैलिडिटी। क्या वैलिड है चीज़, हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं वैलिड, वैलिड मतलब कि ऐसा है, पॉसिबल है, ठीक है, जैसा हम चाहते थे कि इतनी इनपुट से ये आउटपुट आई, ऐसा वैलिड रिजल्ट आ रहा है। वैलिड का मतलब ये होता है कि जो हमारे, जैसे अब मैं कहते हैं वैलिडेशन का इसी प्रीवियस पॉइंट से हम कोरिलेट कर लेते हैं, जैसे हमने कहा था डिबगिंग में 2+3, मैंने फंक्शन बनाया, इनपुट्स दी 2+3, 2 एंड 3 इनपुट्स दिए फॉर द फंक्शन सम। मुझे पता है कि मेरी वैलिडेशन रिजल्ट क्या है, मैनुअली मुझे पता है 2+3 काउंट्स टू 5, पर अगर मेरा प्रोग्राम उसको 6 रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब दैट इज़ नॉट अ वैलिड रिजल्ट, क्योंकि मैंने उसको मैनुअल चेकिंग की है, ठीक है, क्योंकि हमें खुद में पता होता है, हम तो सिर्फ उसको बता रहे हैं कि काम होना कैसे है, हमारे माइंड में पता है कि ऐसा काम करने पे ये रिजल्ट आएंगे, ऐसे इनपुट देने पे ये रिजल्ट आएंगे, वाकई वो आ रहे हैं कि नहीं, वो मैनुअली चेक कर सकते हैं कि जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए हैं, हो सकता है हमारे लिखे हुए स्टेप्स में ही गलती हो, दैट इज टर्म्ड एज लॉजिक। क्या वो लॉजिक सही है, वैलिड चल रहा है, ठीक है, ये टेस्टिंग फेज उसमें डील करता है। इट कैन बी डन इन द अर्ली और इन द लेटर फेजेस ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम डेवलपमेंट। शुरू में कर सकते, प्रॉब्लम एनालिसिस हो गई, लॉजिक बिल्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम या किसी भी फॉर्म में हो गया, तो उसी में आप टेस्टिंग कर लो, चेक करो कि वो एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, इनपुट से उनको एक दो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने उसको डिबगिंग के बाद टेस्ट किया है देन इट्स ओके, बट काम ये होगा कि अगर डिबगिंग के बाद टेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है वैलिड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इट मे लीड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर प्रोग्राम लॉजिक। दोबारा से प्रोग्राम पूरा का पूरा बनेगा, चेंजेस सारे होंगे, क्योंकि आपको पता है डिबगिंग की कंपाइलेशन होती है, एरर्स रिमूव होते हैं, देन इट विल गो फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, हर चीज़ के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम भी फैक्टर आपको कंसिडर में हो रहा है, स्पेस वगैरह तो हो ही रही है, उस वजह से हमारा डिलेज आने से कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि रेदर देन डूइंग द टेस्टिंग एट द लास्ट फेज, वी हैव टू डू द टेस्टिंग इन द अर्ली, देन वील गो फॉर द रीचेकिंग इन द लेटर फेजेस ऑल्सो, ठीक है। लेटर में भी करना है इज़ अ वाइबल ऑप्शन, बाकी आप स्किप कर सकते हो लेटर में, लेकिन अर्ली फेजेस में करना इज़ अ वैलिड ऑप्शन, बट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज़र। आई होप इट्स क्लियर। देन डिबगिंग एंड टेस्टिंग में यहीं से फ़र्क आ जाएगा। डिबगिंग में मैंने रिमूविंग ऑफ एरर्स, उसमें वैलिडेशन है, डिबगिंग आफ्टर कोडिंग होगा, टेस्टिंग कभी भी हो सकता है। डिबगिंग जो है दैट इज़ अ नेगेटिव एक्टिविटी, क्योंकि खुद की गलतियाँ हो रही हैं। टेस्टिंग पॉजिटिव है क्योंकि उसमें हमारी नीड्स चेक हो रही है कि अगर नीड्स ही फुलफिल नहीं है तो इतने सारे काम करने का कोई मतलब नहीं है, हमें कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिबगिंग जो है दैट इज़ फिनिश्ड व्हेन देयर इज नो एरर, और टेस्टिंग जो है एक तरह से जब तक सारे डिजायर्ड इनपुट्स आप चेक नहीं कर लेते तब तक टेस्टिंग फिनिश नहीं होती। नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी क्लियर है बच्चे। यस मैम। फाइन, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज द टॉपिक नेम इज प्रॉब्लम सॉल्विंग concepts, प्रॉब्लम सॉल्विंग concepts। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या, हमारे पास ऑप्शंस हैं या क्या क्या रूल्स को फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क और इन ऑर्डर टू सॉल्व अ, ठीक है। अब अगर बात करें तो सबसे पहले जब प्रॉब्लम को हमने
लिखना है। सॉल्व करना तो बात की बात है कि उसके लिए हमने कैसे स्ट्रक्चर्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ नीड्स होती है जो हम प्रॉब्लम के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। वो नीड्स क्या होती है कि जब भी हम प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं, एक प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जब प्रोग्राम्स आर रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर एनालिसिस करते हो, लॉजिक बिल्डिंग करते हो, यू कैन गो फॉर अ नंबर ऑफ वेज इन ऑर्डर टू बिल्ड द लॉजिक, ठीक है। एक ही काम करने के लिए मेरे पास बहुत से मेथड्स होते हैं बच्चे, ठीक है। अभी आपने जब प्रोग्रामिंग से इम्प्रूव होंगे ना, आपको पता चलेगा एक ही लाइन में आपके 10 लाइनों का कोड भी वर्क कर जाता है, यानी उनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। पर हमारा जो मेन मोटिव होता है, हम ये कहते हैं कि प्रोग्राम्स आर रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स मत करो कि उसमें उतना टाइम लग जाए, एक स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाए कि दूसरे, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, मान लो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कल को सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस चाहिए या कोई एड ऑन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए हमें, तो हमें उसी प्रोग्रामर की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उन प्रोग्राम्स के ऊपर या उन सॉफ्टवेयर के ऊपर दूसरे भी वर्क कर सके इजीली, ठीक है। तभी उस सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तभी वाइबल है कि दूसरे भी उसमें अपने एड ऑन्स कर सके। तो अगर दूसरे बंदे को समझ नहीं लगेगा कि पहले प्रोग्रामर ने काम क्या किया, तो उसका कोई फन नहीं है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि द प्रोग्राम शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया भी है, गो फॉर द कमेंट सेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब। तो जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा है वो ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्डअप होना चाहिए कि दूसरा वाला उस पर ईजिली काम कर सके, तो उसको समझ लग जाए कि काम हुआ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दे आर डेवलप्ड क्विकली एंड विद लोअर मिस्टेक्स। हमारा मेन मोटिव होता है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि हमें नीड है ऐसे सॉफ्टवेयर की, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे या कॉलेज मैनेजमेंट पे, कुछ भी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर ना जल्दी बन जाने चाहिए। ये नहीं कि उनको साल 2 साल लगे रहे, उतनी देर में नीड्स ही खत्म हो जाती हैं। कोई भी अगर आपको डेली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम की नीड है, उसको आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, दे शुड बी डन इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ज़्यादा लिंगर ऑन सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़र भी मतलब हो जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट लो हो जाएगा और उसको नीड नहीं रहेगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने में अगर बिकेगा नहीं कल को, तो सॉफ्टवेयर की नीड ही नहीं है हमें से, ठीक है। और उसमें कम से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बिल्डअप करते हो उसमें मिस्टेक्स निकले ही ना। जब भी सॉफ्टवेयर नया बिल्डअप होता है एक, तो क्या होता है, जब वो मार्केट में लॉन्च होता है, यूज़र्स उस पर काम करते हैं, तो यूज़र उसमें गलतियाँ निकालते हैं, एरर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि ये गलती है, ऐसे वर्क नहीं कर रही चीज़। फिर धीरे धीरे उसमें अपडेशंस होती है, चेंजेस होती हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस सॉफ्टवेयर में कोई भी जो है मिस्टेक्स नहीं रह जाती। या ऑलमोस्ट हम कहते हैं 100% करेक्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास आफ्टर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेदर देन गोइंग फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर या रेदर देन वर्किंग ऑन अ न्यू सॉफ्टवेयर, वी कैन यूज़ द ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर या बिल्ड इन सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। जैसे नया सॉफ्टवेयर कोई बनाना है ना, जो पहले से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनमें से ही उनके मॉड्यूल्स को यूज़ करके नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, रेदर देन गोइंग फॉर अ न्यू बेस। जैसे मान लो इंसर्शन की नीड है, तो इंसर्शन का फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, वही कोड यूज़ करो, उसको ऐड ऑन कर दो। डिलीशन भी चाहिए, देन जो फीचर्स आपके पास ऑलरेडी बिल्डअप है, ठीक है, उनको यूज़ करके नए सॉफ्टवेयर पे काम करना, आपको कम मिस्टेक्स मिलेंगी। अगर आप सारे के सारे दोबारा से करने लग जाओगे, अगर सारा का सारा फ्रॉम स्क्रैच पूरा को सॉफ्टवेयर तैयार करने लग जाओगे, तो उसमें आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और गलतियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। द थर्ड वन इज, जब भी आपने कोई काम करना है, ठीक है, स्मॉल चेंजेस शुड नॉट अफेक्ट द होल प्रोग्राम। अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया या पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार किया, ठीक है,
अब प्रोग्राम में अगर आपने जो थीम स्टडी किया है ये सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, वन गो में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी की है या यूजिंग फंक्शंस किए हैं, कि उसी प्रोग्राम को नंबर ऑफ सब फंक्शंस में स्प्लिट कर दो। अब अगर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, उसमें जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक चेंज क्या है पूरे के पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा। इट विल लीड टू अ काइंड ऑफ एंटायर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम अगेन। बट अगर यही हमने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ या फंक्शंस में स्प्लिट किया हुआ तो क्या होगा, एक छोटे से फंक्शन का चेंज पूरे एंटायर प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करता। तो दैट इज़ अ मेन नीड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक चेंज से पूरा का पूरा प्रोग्राम अफेक्ट हो जाए, उसलिए समटाइम्स वो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। तो हम कहते हैं कि rather than going for a sequential programming we should go for the modular programming so that the small changes may not affect the entire program, ठीक है। क्लियर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स क्लियर है बच्चे सारे नु? यस मैम। यस मैम। फाइन। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसी है। द 3 मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज द सीक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंशियल अप्रोच में क्या है, लाइन बाय लाइन आप कोड लिखोगे, वन आफ्टर द अदर द लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड एट द एंड विल बी रिसीविंग द रिजल्ट्स। सीक्वेंस में जाना आपने, एक के बाद एक लाइन है, जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो, सम ऑफ 2 नंबर्स, इनपुट लिया, कैलकुलेट किया, रिजल्ट लिया, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सेकेंड इज द डिसीजन स्ट्रक्चर, जिसको आप ब्रांचिंग की फॉर्म में पढ़ चुके हो। डिसीजन जिसमें आप सिंपल इफ का यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, लैडर इफ यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हो। पढ़े हुए हैं सारे। डिसीजन लेना है कि किधर जाना है। डिसीजन का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास वो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर सा होता है आई थिंक, 2 रोड्स को कनेक्ट करता है कि इधर जाना है किधर जाना है। तो उसमें आपने एक काम, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट यू हैव टू चूज वन इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, हम प्रोग्राम को डिसीजनल स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं कि एट अ टाइम ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस इज वाइबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जो कंडीशन तुम्हारी है उस बेस पे जो ऑप्शन तुम्हें मिलेगा उसके साथ आप प्रोग्राम को मूव ऑन करोगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। द थर्ड इज योर लूप स्ट्रक्चर। कई बारी नीड होती है सेम काम को बार बार करने की, ठीक है। तो उस सेम काम के लिए क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द कोड अगेन एंड अगेन यू विल गो फॉर द लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्योंकि जितनी बारी कोड रिपीट करोगे इट मे लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम। एक ही काम को बार बार लिखते हो, खुद लिखो एक ही टास्क को, मैं तुम्हें एक पेज देती हूँ तो मैं कहूँ 100 बार लिखना पेज को, तो कभी ना कभी गलतियाँ होंगी हर पेज में, काम वही है लेकिन स्टिल गलतियाँ कर रहे हो। तो सेम इज द केस विद कोडिंग, हम कभी भी रेपिटेशन वर्क को रिपीट नहीं करते, वील प्रेफर द लूपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंजेस या एरर्स रिमूव करने ईजी है एज कम्पेयर टू उसको रेपिटेशन में करो। गॉट इट। दिस इज द एंटायर टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट के ऊपर अगर आपको एक नोट फॉर्म आता है, कई बार आता भी है पेपर में, तो यू विल गो फॉर कैसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए। हमारी नीड होती है डेली टास्क में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की, तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना वी नीड द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स के लिए ये 3 हमारे फीचर्स होने चाहिए, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स उनको ऑबे करने चाहिए प्रोग्राम प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसका जो प्रोग्राम बनाया है वो रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली होना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, कम मिस्टेक्स के साथ बनना चाहिए, छोटे छोटे चेंजेस उस प्रॉब्लम में, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चेंज हो सकती है टाइम के साथ, तो अगर छोटे से चेंजेस हमें इन द मीन टाइम चाहिए तो वो पूरा प्रोग्राम अफेक्ट ना करे। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच, डिसीजन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। गॉट इट। यस मैम। ठीक है, ये सारे आपने बेसिक्स इसमें लिखने हैं, इसको एक बार पढ़ लो, ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको आप अटेम्प्ट करोगे।
The next topic I'm going to deal with you people today is very important from examination point of view. Modular programming. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये भी प्रोग्राम डेवलपमेंट की ही डिफरेंट अप्रोचेज हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर्स स्टडी किए, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल अप्रोच, ठीक है। वो सीक्वेंशियल कहीं ना कहीं यूज़ होगा। कहाँ यूज़ हो रहा है? हो सकता है तुम्हारे फंक्शन में सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ हो रही है, तुमने कुछ फंक्शंस, एक प्रोग्राम बनाया, उसको उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस बना दिए। अब एक फंक्शन में आपने सीक्वेंशियल अप्रोच के हेल्प से उस फंक्शन को के टास्क को फुलफिल किया, दूसरे फंक्शन में आपने लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ कर लिया, तीसरे फंक्शन में आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स या आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या डिसीजन स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हो। So these are the kind of structures you can use in the different programming criterias, जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग क्राइटेरियाज है। अब प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है? आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो सकता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब है मेकिंग यूज ऑफ फंक्शंस। यू हैव टू डिवाइड अ सिंगल टास्क इनटू नंबर ऑफ फंक्शंस और मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है? एक सिंगल टास्क को नंबर ऑफ सब टास्क में या मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, एंड आफ्टर द completion of all the modules, all the subtasks or all the sub functions या functions, we have to combine them in order to fulfill that single task। एक ही काम को, जैसे मैं कहती हूँ मेरे को एक काम मिला है, मैं भी कर रही हूँ, प्रीति मैम भी कर रही है, हिताक्षी मैम भी कर रहे हैं, बाद में हम तीनों ने क्या करना है? इकट्ठा अपना काम करके सर को सबमिट करवा दिया। काइंड ऑफ एक बंदा काम करेगा, बहुत टाइम लेगा, ये इसके एडवांटेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर में आपको यही पॉइंट तो करवाया है कि इट शुड बी डेवलप्ड क्विकली। अगर जल्दी बनाना है तो हमें मल्टी यूज़र को कंसिडर में लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे एरर्स भी कम आएंगे, उससे टास्क जल्दी अचीव होगा। तो ज़्यादातर हमारी जो अप्रोच होती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। सेकेंडली, जो उसी पे पॉइंट हमने किया था कि स्मॉल चेंजेस शुड नॉट अफेक्ट द एंटायर प्रोग्राम, वो इस पॉइंट इस में भी वैलिड है, क्योंकि जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओगे तभी छोटे छोटे चेंजेस पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो मेन हमारी जो अप्रोच होती है, रेदर देन गोइंग फॉर द सिंगल प्रोग्राम, यू हैव टू डू द मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। उस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आपका जो स्टेटमेंट्स है, दे कैन बी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, दे कैन बी डिसीजन स्टेटमेंट्स, दे कैन बी योर लूपिंग स्टेटमेंट्स। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। सम निकालना है या फैक्टोरियल निकालना था एक फंक्शन में, या एक फंक्शन में ऑड इवन को कैलकुलेट करना था, तो उस हिसाब से आपका सीक्वेंशियल डिसीजन है, लूपिंग जो है उसमें आप वर्कआउट करवा सकते। इस अप्रोच के बहुत से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? एनीवन? जल्दी जल्दी, तुम लोग की पार्टिसिपेशन चाहिए तभी हम करेंगे, मैं अकेली थोड़ा ना बोलती जाऊंगी। बोलो क्या एडवांटेज होंगे अगर मैं। हाँ जी मैम, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा हमारा, मतलब इजी इजी पता लग जाएगा अगर हम उसको मतलब डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। द प्रोग्राम इज सिंपल, लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, प्रोग्राम इज सिंपलर। क्यों? क्योंकि मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क simultaneously and can be developed quickly and with lower mistakes। प्रोग्राम सिंपल भी बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और मल्टीपल यूजर्स, क्योंकि हमने उसको
मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो सिंपल है। नहीं तो एक ही काम, अगर हम इतने सारे काम इकट्ठे जिसको हम एक काम समझ के चल रहे हैं, वो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है। हम वो सिंपलर क्यों है? क्योंकि मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली एंड they can develop the software quickly as compared to single user and with lower mistakes, and can be tested and compiled easily। जो छोटे मॉड्यूल्स होते हैं उनके ऊपर टेस्ट करना कि ये फंक्शन काम कर रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स हो रहे हैं, उनकी वैलिडेशन चेक करना और उनके ऊपर कंपाइलेशन, उनकी एरर्स रिमूव करना इज़ अ ईजी टास्क एज कम्पेयर टू द होल फुल फ्लेश्ड सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें इसमें घुसा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड बोलो, सेकंड बोलो बच्चे। और कोई? एनीवन? फंक्शन बनाते वक्त क्या होता है? बच्चे जाग रहे हो कि सो गए? मैम हमारा टाइम काफी टाइम बच जाएगा मैम। वो तो मैंने इसमें लिख दिया, कैन बी डेवलप क्विकली। मैम जैसे मैम जो प्रोग्रामर है वो काफी टाइम बाद आएगा तो मतलब उसे पता लग जाएगा। कई बार प्रोग्रामर क्या करता है, वो फंक्शन बना के छोड़ देता है, अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं करता। तो मतलब वो अगर बाद में आए तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ ये फंक्शन था और इसका एग्जीक्यूट यहाँ से कर सकते हैं हम। ये भी ले सकते हो। ठीक है। द नेम्स कैन डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द अदर। अगर आप एक ही गो में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दोगे, 10 लाइनें या 100 लाइनों का कोड लिख दिया, आपको कहूँ मैं सम में प्रॉब्लम आ रही है, सम को ढूंढना पड़ेगा कि सम नहीं फंक्शन वर्क कर रहा, मेरे को रिजल्ट प्लस के नहीं सही मिले, या मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट सही नहीं करके दे रहा, तो यू हैव टू सर्च फॉर द एंटायर कोड फ्रॉम द होल प्रोग्राम। बट अगर यही आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज़ करें, फंक्शंस का यूज़ करें, तो क्या होता है, आप उन मॉड्यूल्स को नेम करते हो, फंक्शन को नेम करना होता है ना, तो नेम्स कैन डिस्टिंग्विश one part of the program from the other. So if it is giving an error in the addition part of the program, so you'll just go for the addition function, checking of the addition function. तो नेम्स उन कोड्स को एक आइडेंटिफाइबल नेम प्रोवाइड करते हैं या उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तो इजीली हमें उस पर वर्क करना हो जाता है, और तभी हम कहते हैं इसमें हम ये भी करेंगे रीयूजेबिलिटी का फीचर। रीयूजेबिलिटी वर्ड सुना एनीवन? रीयूजेबिलिटी सुनी है किसी ने? यस मैम, हमें बार बार वो जब फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, हम उसे यूज कर सकते रीयूज, जैसे मैंने अभी पहले बोला है कि जब हम नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम ये नहीं कहते सॉफ्टवेयर को हमें स्क्रैच से बनाना है, शुरू से बनाना है, हम रीयूज करते हैं फंक्शंस का, ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शंस, ताकि कम एरर्स हों। तो अगर हम मॉड्यूल्स में डिफाइन करेंगे तो हम, अगर हमें पता है ये एडिशन का हमने काम किया है, कल को मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर की बिल्डअप के टाइम पर भी एडिशन चाहिए, तो मैं दोबारा थोड़ा एडिशन करूँगी, वही फंक्शन पूरा रीयूज़ कर सकती हूँ। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो आइसोलेट करते हैं वन वर्क फ्रॉम द अदर। ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है, इफ वन मॉड्यूल fails to work, the rest doesn't get affected। अगर एक काम नहीं करता दूसरों को फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मॉड्यूल काम नहीं करता दूसरों को फर्क नहीं पड़ता। जैसे सम में एरर है, इसका मतलब ये नहीं मेरा फैक्टोरियल नहीं चलेगा, सम गलत एरर दे रहा है। पर यही समटाइम्स अगर हम सिंगल अप्रोच यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सेम वेरिएबल्स वी यूज़ फॉर ऑल ऑफ द फंक्शंस। जैसे मान लो एक ही प्रोग्राम में मैंने सम भी बनाया, फैक्टोरियल भी बनाया है, और आपका इसका ऑड इवन का भी बनाया है। मैंने वेरिएबल्स को, वही वेरिएबल्स को मैंने सम के लिए यूज़ किया, फिर वही वेरिएबल्स के साथ मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन काइंड ऑफ। तो उसमें क्या, जब सेम वेरिएबल्स को यूज़ करते हो तो दूसरे फंक्शंस भी अफेक्ट हो जाते हैं। पर मॉड्यूल्स में हर फंक्शन जो लोकल, और मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड लोकल आर्ग्यूमेंट्स जो आपने किया हुआ है, फॉर्मल एंड कौन से थे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स किए हुए आपने?
कैसे वर्ड पढ़ा उसको? नामिंग जो मर्जी दे दो उसको। पढ़े है ना? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? हाँ कि नहीं? उस हिसाब से ये अगर एक मॉड्यूल में, क्योंकि हर वेरिएबल्स जो है मॉड्यूल के विद इन उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। ये पढ़े हैं कि नहीं? स्टोरेज वेरिएबल की कितनी लिमिट होती है, लाइफ टाइम क्या होता है वेरिएबल का, स्टोरेज क्या होती है? बोलो, कुछ तो बोलोगे, मैं तो गाली नहीं सुनती थी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सुन पा रहे हो? बच्चे सी पढ़ी है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं? No, ma'am. ऐसे कैसे हो सकता? फंक्शन नहीं पढ़े आप लोगों ने? पढ़े कॉल, हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा है। हाँ तो कॉल बाय वैल्यू, Yes, ma'am. Call by value, call by value. तो उसमें आपने एक्चुअल फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे? इस टॉपिक को Yes, ना, ma'am. थे उसमें। इसको एक बार पढ़ना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? उसमें ये लाइफ टाइम होता है कि मॉड्यूल जो एक फंक्शन में डिफाइन, वेरिएबल जो एक फंक्शन में डिफाइन होता है उसका लाइफ टाइम वहीं पे खत्म हो जाता है, वो बाहर नहीं आता। वो सिर्फ रिटर्न वैल्यू लेके आता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक मॉड्यूल के विद इन होती है। तो रेस्ट ऑफ द फंक्शन को वो वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं करते। जैसे एक मॉड्यूल में मैंने ए बी यूज़ किया, दूसरे में भी ए बी यूज़ किए, तो वो ए बी अलग है, वो ए बी अलग है हर मॉड्यूल के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि इफ वन मॉड्यूल fails to work, the other doesn't get affected. हाँ जी, क्लियर है क्लास? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बोलो बच्चे। ਇਹ ਮੋਡੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। Yes, ma'am. ये इतना ढीला सा कौन बोल रहा है भाई? कौन बोला था अभी? Yes, ma'am. वेरी गुड। सोना नहीं है? नहीं मैम, उठ गए हैं। The next topic is again very important from examination point of view, is top down and bottom up approach। कई बार ये सीधा आपको एक नोट फॉर्म में आ जाता है, कई बार आपको इनका डिफरेंस पूछा जाता है। टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, नाम से क्या लगता है क्या होगा ये? एनीवन? बोलो, टॉप डाउन की होएगा? मैम जो टॉप डाउन है ये कह सकते हैं ना कि टॉप लेवल्स के मॉड्यूल्स को टेस्ट करना स्टेप बाय स्टेप। टॉप लेवल के मॉडल्स तो नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, नहीं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? टॉप डाउन, अरे नॉर्मल वर्ड है यार। टॉप डाउन क्या होता है? टॉप डाउन का मतलब बॉटम अप का मतलब
सिंपल मैम ये टॉप डाउन जो होता है फंक्शन को ऊपर से मतलब एक्सेस करके उसको ब्रेक करता है मॉड्यूल्स में डिफरेंट। वेरी गुड। एंड बॉटम अप? मैम बॉटम का नहीं पता, टॉप का पता है। चलो वेरी गुड। देखो टॉप डाउन का मतलब क्या है? टॉप से नीचे बॉटम की तरफ आना, यही मतलब है इंग्लिश में। तो टॉप क्या, ये बॉटम की तरफ आते उसको ब्रेक करी जाना, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या करना है? काम कम करी जाना है, छोटे छोटे कामों को। जैसे प्रिंसिपल सर है, उन्होंने एक कमांड दी, कितने लोगों में बटेगी? हेड्स में बटेगी, लेक्चरर्स में बटेगी, फिर काम होगा, स्टूडेंट्स में बटेगी। ऐसे ही होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि इसका काम क्या है? एक सिंगल टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना, until we get the problem into such a simpler form that cannot be divided anymore, या that cannot be breaked anymore, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। समय लग गई? टॉप डाउन मतलब ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਸਕ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਰਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ठीक है? जो सी प्रोग्रामिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द टॉप डाउन अप्रोच। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि मुझे प्रॉब्लम शुरू में पता होनी चाहिए। मान लो आज प्रिंसिपल सर ने एक ऑर्डर दिया, सारे हेड्स को मिला, लेक्चरर्स को मिला, ये स्टूडेंट्स को भी मिल गया, काम कर लिया। अब सब ने काम कर लिया। अगले दिन प्रिंसिपल सर ने कहा नहीं इसमें ये काम ऐड ऑन करना था, या ये चेंज करना था, ये नहीं करना था, ये करना था। कुछ चेंजेस भी उन्होंने कहे, सारे के सारे में चेंजेस होंगे जितने भी लो लेवल की वैल्यूज़ है। होगा कि नहीं? यस मैम। ठीक है? यही बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है? बॉटम अप क्या कहती है? छोटे छोटे काम, उनको कंबाइन करके बड़े काम में कन्वर्ट करना। अब इसमें क्या होगा? मान लो मेरे को काम दिया, मेरे को एक काम, मेरे को पता था, जैसे हमें कुछ मेजर सा टास्क लगभग पता है, तो हमने क्या किया? छोटे छोटे टास्क को कंबाइन किया ताकि वो मेजर टास्क कंप्लीट हो सके। ठीक है? अब मान लो मुझे लगा कि ये मेजर टास्क में ये कमी रह गई, तो मैंने उसका भी एक फर्दर मॉड्यूल बनाया, उसको भी उसमें कनेक्ट करवा दिया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे इजीली चेंज हो सकती हैं। छोटे छोटे कामों को कंबाइन करके बड़े टास्क को अचीव करना। इसमें एड ऑन्स कभी भी इजीली हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर शुरू में ही आपको गलती लग गई टास्क में, तो आपने क्या करना? सब लेवल के चेंजेस करने पड़ने हैं ताकि वो शुरू वाला टास्क कंप्लीट हो सके, क्योंकि उसको आपने खुद डिवाइड किया उसी टास्क को। तो अगर पहला टास्क ही गलत था तो डिवीजन में तो उसकी गलती हुई होगी, जितने अफेक्टेड होंगे वो भी सारे गलत होंगे। इसमें क्या? छोटे छोटे काम, जैसे मैंने कहा इंसर्शन का ये प्रोग्राम है, ये डिलीशन का काम कर रहा है, ये इंसर्शन का काम कर रहा है, ये अपडेशन कर रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, न्यू फाइल सेलेक्ट कर रहा है, न्यू ओपन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जब मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे ये फॉर्मेटिंग का भी चाहिए, मैं उसके लिए एक और मॉड्यूल बना दूंगी, लेट इट बी काइंड ऑफ कुछ भी फैक्टोरियल चाहिए, उसको भी ऐड ऑन कर दिया बीच में। तो इससे बड़ा टास्क में सिर्फ ऐड ऑन ही हो रहे हैं, ये सारे इंडिविजुअल हमारे पास मॉड्यूल्स ऑलरेडी होते हैं बॉटम अप में। तो छोटे छोटे काम जो ऑलरेडी बिल्डअप है उनको कंबाइन करके मेजर टास्क को अचीव करना, और तब तक ऐड ऑन करते रहना जब तक आपका मेजर टास्क से आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, इसको एक बार आप बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं वो आपने कहा ना ठीक है, तो किसी ने कहा ठीक है, वो कह रहा था। ओके चलो, आज जो टॉपिक्स हुए हैं एक बार इनको गो थ्रू करना। ठीक है? इसमें आपने लिखना सिर्फ पहले टॉपिक आपने कहा स्टेप्स इन प्रोग्राम, वो लिखना आपने नोटबुक्स में, वो आपकी असाइनमेंट ही बन रही है फिर से।
देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग में डिफरेंस लिखोगे, देन गो फॉर द मॉड्यूलर एंड द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे विद डायग्राम्स, लास्ट पॉइंट का डायग्राम बनाओगे, चाहे फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम बना के देन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, कम से कम 6 पॉइंट